हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो आज हम लोग, जैसा कि पहले इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के ओशियन फ्लोर के बारे में समझे थे कि जो सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है उसको जानने से पहले पहले हम लोग जो सी है या ओशियन है उसका फ्लोर, मतलब ओशियन के कौन कौन सा फ्लोर, ओशियन के फ्लोर्स का नेम क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या है, डीप ओशियन बेसिन क्या है, और उसमें मिड ओशियनिक रीजेस क्या होगा, सब कुछ हम लोग एक बार पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में कैसे मिड ओशियनिक रीजेस का फॉर्मेशन होता है और क्या क्या होता है इस थ्योरी में, वो हम लोग अब देखेंगे। तो पहले आज इस थ्योरी की मैकेनिज्म को हम लोग पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। जितनी भी पिक्चर लाए हैं इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, आज की वीडियो में केवल पिक्चर्स है। पिक्चर से हम लोग मैकेनिज्म को समझ लेंगे, फिर थ्योरी को समझेंगे, फिर इसके बाद एविडेंस को समझ के इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग मैकेनिज्म को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का मैकेनिज्म है क्या। कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी कि सी का फ्लोर स्प्रेड कैसे होता है उसको पहले हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब पढ़े थे तो हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहले सारा एक सारा जो आज के समय में डिफरेंट कॉन्टिनेंट है वो एक ही लैंड मास में था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पहला लेक्चर याद रहा होगा जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़े थे। तो इस सुपर लैंड मास था जिसका नाम पेंजिया था। जब धीरे धीरे उस पर ड्रिफ्टिंग हुई तो बीच बीच में जगह बनने लगी तो वो एक ओशियन का ओशियन, मतलब जहाँ जहाँ से कंटिनेंट ड्रिफ्ट हुआ वहाँ से ओशियन का फ्लोर स्प्रेड हुआ, यानी कि ओशियन बनने लगे। तो हम लोग अटलांटिक ओशियन को उसके नज़रिए से हम लोग देखेंगे, मतलब उसको लेके हम लोग समझेंगे। तो पहले जब सुपर कंटिनेंट था तो ये आज का नॉर्थ अमेरिका समझ सकते हैं, ये आज का साउथ अमेरिका। इसके बीच में अगर बगल में देखते हैं कि एस शेप का अटलांटिक ओशन जैसा यहाँ है पूरी ड्रिफ्टिंग के बाद, पर यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि ओशियंस का फ्लोर इस समय नहीं था। मतलब अटलांटिक ओशन का फ्लोर, मतलब अटलांटिक ओशियन बोल सकते हैं, इस समय नहीं था। जब थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग हुई तो हल्का सा एस शेप, मतलब हल्का सा बनने लगा, और ड्रिफ्टिंग हुई तो पूरी मैक्सिमम एस शेप बन गया। यानी कि ड्रिफ्टिंग जैसे जैसे हो रही है, मेरा ये कहना है कि ड्रिफ्टिंग जैसे जैसे कॉन्टिनेंट का हुआ उसी के साथ साथ सी का फ्लोर भी स्प्रेड होने लगा। यानी कि बोल सकते हैं सी का फ्लोर भी स्प्रेड होने लगा या सी फ्लोर बनने लगा। तो कॉन्टिनेंटल का ड्रिफ्ट साथ साथ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ साथ सी फ्लोर की स्प्रेडिंग भी हुई। इस फिगर से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कैसे होता है, कैसे न्यू सरफेस सी में बनता है, सी का फ्लोर कैसे स्प्रेड होता है, उसको आगे समझेंगे। लेकिन इस फिगर से हम लोग नॉर्मली यही समझ सकते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इससे हम लोग समझ के आ रहे हैं कि सी के फ्लोर का स्प्रेड हुआ। और सी का फ्लोर कैसे स्प्रेड हुआ, पहले पिक्चर से हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ उसके साथ साथ सी का फ्लोर भी स्प्रेड हुआ। ठीक है, दूसरा पिक्चर देखते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट छोड़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि सी का फ्लोर का स्प्रेडिंग कैसे हुआ, उसके बारे में पहला जो बेसिक पिक्चर है उसको समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मान लीजिए हमारा ओशियन का क्रस्ट हो, ओशनिक क्रस्ट। क्रस्ट दो तरीके से होते हैं, कंटिनेंटल क्रस्ट होता है, एक कंटिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी कि ओशियन के फ्लोर पे ओशियन का स्प्रेड कैसे होता है उसको जानेंगे। तो हम लोग ओशनिक क्रस्ट को देखेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि कंटिनेंटल क्रस्ट के कंपेरिजन में जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो थिनर होता है, पतला होता है। तो मैग्मा चेम्बर है, ये हमारा पूरा लिथोस्फीयर प्लेट है। इसके नीचे एस्टेनोस्फीयर पाया जाता है जो मैग्मा चेम्बर होता है। तो इसमें कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। ये कन्वेक्शन करंट कुछ डाइवर्जेंट लिम्ब शो कर रहा है यहाँ अर्थ के इंटीरियर में, जिससे ये ओशनिक क्रस्ट डाइवर्ज होती है, बीच में थोड़ा सा क्रैक आता है। ठीक है, वही यहाँ दिखाना चाह रहा है इस पहली पिक्चर में कि जो ये अर्थ के एस्टेनोस्फीयर की जो डाइवर्जिंग लिम्ब है, मतलब कन्वेक्शन करंट है, वो इस थोड़े से सरफेस को, क्रस्ट का जो सरफेस है उसको क्रैक करती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लिम्ब है, ये इधर खींचती है, ये इधर खींचेगी और यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। पहले तो हम लोग थोड़ा दिखाते हैं, जब ये डाइवर्जिंग लिम्ब इनसाइड है तो उससे यहाँ थोड़ा सा क्रैक डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रप्चर्ड। ठीक है, तो डाइवर्जिंग लिम्ब के कारण
जब ये वाला सरफेस इधर मूव होता है, ये वाला सरफेस इधर मूव होता है, तो क्रस्ट के ऊपरी पोर्शन पे थोड़ा सा क्रैक डेवलप होता है जिसको हम लोग रप्चर कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्टिंग की बात करते हैं। रिफ्टिंग का यही मतलब है कि जब रप्चर होगा वहाँ से मैग्मा निकलेगा और धीरे धीरे, ये देखिए इसमें मैग्मा निकलेगा तो यहाँ सरफेस पे माउंटेन रेंजेस की तरह कुछ बनने लगेगा। आप इसको पीछे की तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं या साइड ऑब्जर्व करिए। बस यही आप समझिए कि क्रैक होने से मैग्मा के चेंबर से मैग्मा बाहर आता है और ठंडा होके सॉलिडिफाई होके एक माउंटेन रेंज बना देता है जिसको हम लोग रिज बोलते हैं। इस कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन को, जो ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन है, ये रिज होता है। क्या होता है? रिज। और इसी को बाद में मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं क्योंकि ओशन के मिड में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम मिड ओशनिक रिजेस हो गया। ये कैसे कॉन्टिन्यूस चेन हुआ? तो यहाँ से जब एक बार मैग्मा निकलता है तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ जमता है थोड़ा सा, वो क्या मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो माउंटेन रेंज बनाता है। फिर से कुछ समय बाद जब फिर से मैग्मा इरप्ट होता है तो ये जैसे जैसे इरप्ट होगा तो ये ओशनिक क्रस्ट इधर मूवमेंट होगा, ये इधर मूवमेंट होगा, यानी कि ओशनिक क्रस्ट का स्प्रेडिंग हो रहा है। सी का क्या हो रहा है? स्प्रेडिंग हो रहा है। उसी के साथ साथ माउंटेन का भी जनरेशन हो रहा है जिसको हम लोग रिज बोलते हैं। अब बाद में उसी को मिड ओशनिक रिजेस भी कहेंगे। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए कि यहाँ से जब वो निकालेगा, मैग्मा निकलेगा, तो यहाँ एक सरफेस यहाँ बनेगा माउंटेन का। तो ये अब ये वाला माउंटेन इधर मूव हो जाएगा क्योंकि वो बार बार ये कन्वेक्शन करंट के कारण सरफेस मूवमेंट इधर हो रहा है, फैल रहा है, फ्लोर इसका फैल रहा है। तो यहाँ फिर खाली स्थान आ जाएगा, फिर यहाँ से मैग्मा निकलेगा। तो इसी तरह कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन बनाएगा जिसको हम लोग रिज कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ना। और इसी के साथ साथ जब रिफ्टिंग हुई, यहाँ से रिफ्टिंग मतलब कह सकते हैं टूटना और रिफ्ट होना, इधर मूवमेंट होना, उसी के कारण स्प्रेडिंग भी हुआ। ठीक है, रिफ्टिंग के कारण स्प्रेडिंग भी हुआ और स्प्रेडिंग के कारण मिड ओशनिक रिजेस भी बने। मिड ओशनिक रिजेस ये इसी को बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चेन को मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। तो जहाँ से ये रप्चर हुआ, जहाँ ये क्रैक डेवलप हुआ, उससे इस साइड जितना ही जाएंगे, ये जो माउंटेन रेंजेस है, जो रिजेस है, इसकी हाइट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये वाटर जो है ये ओशियन के अंदर है। कितना? 2500 मीटर अंदर है पानी की सरफेस से ये मिड ओशनिक रिजेस। इसीलिए ये वाटर जो है ओशियन के, इसको इरप्ट कर देती है, मतलब इरोड कर देती है इसके लेयर को। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग जहाँ से मैग्मा निकल रहा है उससे दूर जाएंगे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, उसकी हाइट जो होगी वो कम होगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। और जो ये मिड ओशनिक रिजेस है समुद्र के बीच में होती है और ये ओशियन वाटर के अंदर होती है। ये याद रखे रहिएगा कि ये जो मिड ओशनिक रिजेस होती है समुद्र के बीच में होती है, ओशियन वाटर के अंदर होती है। ठीक है, एक और पिक्चर लाएं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एस्ट्रोनोस्फीयर का लेयर है उसमें कन्वेक्शन करंट होता है। कन्वेक्शन करंट के साथ कारण ये डाइवर्जिंग लिम्ब शो करता है। इस साइड एक कन्वेक्शन करंट जाता है, इस साइड एक कन्वेक्शन करंट। प्लेट का यहाँ वो होता है अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा क्रैक डेवलप होता है, जहाँ से मैग्मा निकलता है वो मिड ओशनिक रिजेस बनाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और अच्छे से। ये देखिए फिर से एक पिक्चर और आप देख सकते हैं। कन्वेक्शन करंट हुआ, डाइवर्जिंग लिम्ब शो कर रहा है, प्लेट्स का अपोजिट मूवमेंट होता है, प्लेट में क्रैक आती है, वहाँ से मैग्मा निकलता है, ये पूरा मिड ओशनिक रिजेस बनाता है। जैसे जैसे इधर जाएंगे ये एज जो है बढ़ती रहेगी, यानी कि सबसे पास वाला, रप्चर के सबसे पास वाला जो होगा उसका एज यंगर होगा, वो जो रिज होगा वो यंगर होगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे वो ओल्डर होगा, क्योंकि पहले तो जो बना वो धीरे धीरे बार बार कॉन्टिन्यूस स्प्रेडिंग के कारण सबसे आखिरी में चला गया। तो फिर से जब न्यू मैग्मा इरप्ट होता है फिर यहाँ नया बनता है। तो ये नया वाला फिर मूवमेंट जब होगा तो फिर ये दूर चला जाएगा। तो यानी कि जितना दूर होगा यहाँ से, जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, उतना वो ओल्डर क्या होगा? माउंटेन होगा या रिज होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और एक चीज़ जानते रहिए, जब ये ओशन फ्लोर का स्प्रेड हो रहा है तो ये ओशन फ्लोर कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो डेंसर होती है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर चली जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर चली जाती है। और ये मैग्मा बन के फिर से यहाँ आके इस क्रैक से बाहर निकलती है, जिससे मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं।
तो ये पूरा एक कन्वेयर बेल्ट जैसा काम कर रही है। ये हम लोग और आगे देखेंगे, जब थ्योरी को हम लोग उसके डिस्क्रिप्शन से, उसके मतलब स्टेटमेंट से पढ़ेंगे तब सारा समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि किस तरह ये एस्ट्रोनोस्फीयर में मैग्मा चेंबर होता है और उसके डाइवर्जिंग लिम के कारण कन्वेक्शन करंट के ये मूवमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ओशनिक क्रस्ट में वो आता है, क्या बोलते हैं, क्रैक डेवलप होता है, वहाँ से मैग्मा निकलता है और मिड ओशनिक रीजेस बनाता है जो वाटर के सरफेस से, ओशन के सरफेस से 2500 मीटर नीचे है। और जैसे जैसे यहाँ से जहाँ से मैग्मा निकलता है उससे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माउंटेन्स की हाइट कम होगी क्योंकि वाटर इसको इरोड कर देता है, ओशनिक वाटर इसको इरोड कर देता है। और जैसे जैसे इधर जाएंगे उतना ओल्डर होता जाएगा ये माउंटेन, और जैसे जैसे इसके पास होंगे वो उतना यंगर होगा। और ओशनिक फ्लोर जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नया ये आपको क्या लगता है, ये जब स्प्रेड हो रहा है तो नया नया फ्लोर बन रहा है, बार बार नए नए माउंटेन निकल रहे हैं और ये इरोड होके इसी फ्लोर में वो हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं कह सकते हैं। तो ये एक नया फ्लोर ही बनाते हैं, तो इसके कारण न्यू फ्लोर का भी फॉर्मेशन होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो यंगर होता है किसके कंपेरिजन में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। ये सारा डिस्क्रिप्शन को जब हम थ्योरी का डिस्क्रिप्शन पढ़ाएंगे तब देंगे। आशा करता हूँ आज का जो हम आपको, मेरा एम था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को आप विजुलाइज कर सकें, वो हुआ हो पूरा। और पूरा भी अगर समझ में आया तो एक बार और आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, विश्वास रखिए। और थोड़ा सा अपने से भी सीखने की कोशिश करिए तो उससे ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।